नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो चुनाव हैं वो होने जा रहे हैं और 17 तारीख को इसके लिए इलेक्शन है और इनमें कई धुरंधर जो हैं चुनाव मैदान में हैं। आज हम बात करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष जो वाई.बी. शर्मा जी हैं, जो कि इस बार भी अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे इन चुनावों के हालातों को लेकर। शर्मा साहब, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। थैंक यू अश्विनी जी। शर्मा साहब, ये बताएं कि चैम्बर के ये चुनाव हैं, ये इतनी सर्दी में यकायक कराने की नौबत क्यों आई? अश्विनी जी, ऐसा है कि नॉर्मली ये हमारे इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रैल महीने में होते हैं, हर 2 साल के बाद। और जो आज से पहले इलेक्शन हुए थे वो 2017 में हुए थे और अप्रैल या किस महीने में हुए थे जो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड टाइम होता है, उसी दौरान हुए थे। फिर 17 के बाद 2017 के बाद ये टर्म जो थी 2 साल की थी, तो हम ये उम्मीद करते थे कि ये इलेक्शन जो है 2019 अप्रैल में होने चाहिए थे नॉर्मल रूटीन में। लेकिन इस तरह के हालात बनाए गए चैम्बर ने, जो पिछले प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की। उस मीटिंग में कुछ अमेंडमेंट्स की और कुछ और तरह के रेजोल्यूशंस पास किए और उस मीटिंग में अपनी जो ये हवाला दिया कि उस मीटिंग में जो फैसला किया गया कि जो टर्म है चैम्बर की वो 2 साल के लिए बढ़ाई जाती है। और ये 2 साल की टर्म बढ़ाने का मतलब हुआ कि 2019 को इलेक्शन होने थे और उन्होंने उस मीटिंग की वजह से इलेक्शंस को 2 साल के लिए मुलतवी कर दिया या पोस्टपोन कर दी। पोस्टपोन लफ्ज़ तो नहीं, उन्होंने उसको ये कहा भाई टर्म को बढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि हम 2021 में अप्रैल को इलेक्शन करवाएंगे। इस बात को कुछ मेंबर्स ने, जो सीनियर मेंबर्स थे, उन्होंने इस बात को ठीक नहीं समझा कि प्रेसिडेंट साहब ने इलेक्शन जो हैं वो अपनी टेन्योर को बढ़ा लिया है। तो फिर इस बात को लेके कुछ सीनियर मेंबर कोर्ट में गए। कोर्ट में जाके सेकंड सेशन जज साहब ने उस दरख्वास्त पे जो कोर्ट में दी गई उस पे स्टे ग्रांट किया। स्टे ग्रांट होने से जो ऑफिस बियरर्स थे चैम्बर के, वो जो उनको अपदस्थ किया गया और चैम्बर जो है वो उस वक़्त उसके कोई ऑफिस बियरर नहीं रहे, बल्कि ज़िम्मेवारी दी गई जो हमारे पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे मिस्टर मनीष गुप्ता के, वो चैम्बर की सैलरीज मुलाजमों को देने के लिए या और देख रेख के लिए वो वहाँ पे नियुक्त किए गए। तो फिर ये केस जो आगे चला और हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की अगेंस्ट स्टे, बट इनका वो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी और अल्टीमेटली ये केस हाई कोर्ट में भी सुना गया। और हाई कोर्ट ने जब फाइनली इसकी हियरिंग की, उन्होंने स्टे को ना बदलते हुए केस को दोबारा सेकंड सेशन कोर्ट में भिजवाया कि वही इसकी हियरिंग को आगे पूरा करेंगे। फिर उसके बाद वो जो हियरिंग उन्होंने पूरी की, उस दौरान उन्होंने सारी बात को सुना कोर्ट ने, और कोर्ट ने ये फैसला किया कि चैम्बर के इलेक्शन होने चाहिए। क्योंकि हमारी जो उसमें प्लेंटिफ थे या जिन्होंने कोर्ट में जाके अपनी बात को रखा था, उन्होंने यही डिमांड की थी कि चैम्बर के इलेक्शन होने चाहिए। तो कोर्ट ने उन सारी बात सुन के और उन्होंने भी अपनी दलीलें दी। जो पास्ट ये हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं उनके पक्ष ने भी दलीलें दी, लेकिन उन तमाम दलीलों को कोर्ट ने नकारा। और जो हमारी दलीलें थी जो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन थी, तो उनको उन्होंने मंजूर किया और उसके आधार पर उन्होंने इलेक्शन जो हैं वो एक रिसीवर अपॉइंट किए। और रिसीवर साहब ने इस वक्त वो पिछले 2 महीने से 3 महीने से अपने कामकाज में लगे हुए हैं और उन्होंने अब वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं। एक चीज़ और है कि जैसे आपने बताया कि ये कोर्ट में मामला गया, सारा कुछ कोर्ट में हुआ, तो कुछ हमने ये भी सुना है कि कुछ जो प्रत्याशी हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं,
उनका ये भी कहना है कि उन्होंने इस जो कोर्ट में जब ये लड़ा जा रहा था मामला, तो उन्होंने उसके लिए पैसा खर्च किया है। अब वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के हकदार भी हैं। तो आप मानते हैं कि क्या उन्होंने वाकई ही पैसा खर्च किया और वो चुनाव ये प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए हकदार हैं? अश्विनी जी, ये बड़ी अंदर की बात इस तरह शायद आपने ये सुनी होगी, इस तरह की बात शायद मार्केट में ज़रूर होगी। और ऐसा कई मेरे को भी इस तरह की बात कन्वे की गई। लेकिन ऐसा है कि वो जो सारी बातचीत थी जो जिसके लिए हम कोर्ट में गए, वो एक सीनियर मेंबर्स की ये मर्जी थी कि इस ढंग से चैम्बर का सिलसिला नहीं चलना चाहिए। चैम्बर का सिलसिला एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलना चाहिए। और जो लोग वहाँ पे गए, उन तमाम लोगों ने जो पैसा लगने थे कोर्ट में, उसके लिए एक आपस में वो एक फ़ंड क्रिएट किया और आपस में कंट्रीब्यूट किया। और उस फंड के तहत वो पैसे फिर जो भी कोर्ट में जैसे खर्चा होता है हर चीज़ का, उस पैसे दिए गए। लेकिन कुछ लोग, 2-3 लोग उस केस को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे थे और वक्त वक्त पर जो पैसे की ज़रूरत पड़ती थी वो पैसे हम उनको वक्त वक्त पे खर्चते थे। तो अब वो कुल मिला के जब एक जो हमारे साथ जो सहयोग दे रहे थे, 2-3 लोग जो कोर्ट में आते थे, कभी वो पैसे खर्चते थे, कभी हम खर्चते थे। तो कुल मिला के उनके जो पैसे बने, उन्होंने जिक्र किया कि जी मैंने पैसा खर्चा है तो मेरा ज़्यादा अधिकार बनता है। तो जो सारा ग्रुप था जिसने ये सारे केस को फॉलो किया था, उन्होंने कहा जी अगर आपके कितने पैसे बनते हैं उतने पैसे हम आपको दे देते हैं। तो आधे पैसे तो उसी वक्त दे दिए और फिर आधे पैसे बाद में उनको दे दिए, भाई आपके ये पैसे हैं, आप इसको रखिए। तो सारे लोगों का विचार ये था कि यहाँ तक पैसे खर्चने की बात है, ये तो एक मिशन था, एक काज था चैम्बर की संवैधानिक स्थिति को बहाल रखने के लिए। और क्योंकि किसी ने असंवैधानिक तरीके से चैम्बर को चलाना चाहा, तो ये एक झगड़ा था उन लोगों के बीच जो असंवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चैम्बर को चलाना चाहते थे, और वो लोग जो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली चैम्बर का सारा सिलसिला चले। ये उनमें एक तरह की आपस में कोर्ट में जो अल्टीमेटली सारी बात हुई वो इसी पॉइंट पे हुई। और इस पॉइंट पे जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भरसक प्रयत्न किया अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट को कन्विंस करने का कि उन्होंने जो किया है वो सही है। और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति अपने विश्वास को रखा था, उन लोगों ने कोशिश की कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो बात होनी चाहिए। तो इसके ऊपर काफ़ी बहस मुबासा हुआ। और अश्विनी जी, ये जानकर आपको बड़ी हैरानगी होगी कि जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चैम्बर को चलाना चाहा, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने आप को सही सिद्ध करने की। लेकिन हम कोर्ट ने जस्टिस डिलीवर करने के लिए दोनों साइड के आर्गुमेंट को सुन के, और उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो टर्म बढ़ाई गई है इसकी, अपने चैम्बर की टर्म बढ़ाई गई है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और वो जो मीटिंग की गई, जिस मीटिंग में यह सारा फैसला हुआ, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके साथ साथ ये कहना भी मुनासिब होगा कि 4-5 साल या 6 साल के करीब जो पूरी चैम्बर चली, उसकी वर्किंग कमेटी ही नहीं बनी थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ बातें तो वर्किंग कमेटी ने ही पास करनी होती हैं, तो फिर वो बातें लागू होती हैं। और हमारे कुछ ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी जो हमारे चैम्बर के मेंबर बने, वो मेंबर हमारी चैम्बर के स्ट्रेंथ हैं। और लेकिन हालात ऐसे बने कि जब उन्होंने, कोर्ट ने सारी बात को सुना और उन्होंने उसको विदहेल्ड कर दिया जो कुछ फैसले थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वर्किंग कमेटी ने ही इस पर्टिकुलर बात को पास नहीं किया है। जबकि हमारे मेंबरशिप बनाने के लिए एक स्क्रूटनी कमेटी बनती है। स्क्रूटनी कमेटी के बाद फिर जो मेंबर बन जाते हैं, स्क्रूटनी कमेटी उनको ओके करती है, फिर उनको वर्किंग कमेटी ओके करती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो ऑनरेबल मेंबर्स जो बिज़नेस कम्युनिटी के हैं, वो उनका वोट जो होना चाहिए
लेकिन वो प्रेसिडेंट साहब ने इस बात की परवाह नहीं की। उन्होंने मनमाने ढंग से अपने बातें कुछ ऐसी की, जब मसला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट तो वही बात को ठीक समझेगी जो कायदे के अनुसार हो, जो असूलों के हिसाब से हो। तो कुल मिला के ये जो अपना इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये सारी बेज़ाब्तियाँ जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट साहब ने की, उसी के कारण हो रही हैं। उन्होंने तो पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि YB शर्मा जी ने चैम्बर को डुबो दिया, मैंने आके इसको फिर संभाला, आज ये फाइनेंशियली साउंड है। इस पर क्या कहेंगे? अश्विनी जी, ये जो बहुत अफसोस की बात है कि कुछ इस तरह से बातों को उस वक्त कन्वे किया गया, और फाइनेंशियल मैटर्स पे बात करना बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास चैम्बर की ऑडिटेड अकाउंट्स ही नहीं थे। उन्होंने अपने मन में कुछ मनगढ़ंत बातें बनाई और उनको पेश कर दिया। और अगर उन्होंने 17 दिसंबर को 2020 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो किसी भी तरीके से अपनी एंट्री इलेक्शन में शायद करना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स या कुछ लोगों के सामने कुछ ऐसे तथ्य रखे जो बिल्कुल अनफाउंडेड थे, जिनका कोई आधार नहीं था, और इस तरीके से रोज़ी पिक्चर पेश की जिस तरीके से कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को कमाई का साधन है। अगर वहाँ पे कुछ पैसे हैं, अगर उन्होंने कहा 5 करोड़ कुछ पैसे हैं, मैंने इतना पैसा वहाँ पे रखा है, जो पिछली चैम्बर जो 2014 में जब मैंने चैम्बर को संभाला तो उस वक्त चैम्बर घाटे में थी। तो 2014 में मैं ही प्रेसिडेंट था, जब मैंने ऑफिस को डिमिट किया तो उसकी बैलेंस शीट जो 2014 की बैलेंस शीट को मैंने दोबारा उसमें देखा, उसमें 90 लाख रुपए के करीब जो रिजर्व्स थे, और जो देनदारियां थी बड़ी कम थीं। और लेकिन उन्होंने ये बताया कि मेरे को जो चैम्बर मिली उस वक्त घाटे में थी, और मैंने इस चैम्बर को फ़ायदे में पहुंचाया। इसी चैम्बर का जो आमदन है या खर्चा है, आमदन होती है जो लोग अपनी सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इनकम। इनकम का मतलब ये लोग संस्था को चलाने के लिए साल के साल अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं, और वही एक चैम्बर के खर्चों का साधन है। और उसके साथ एक एडमिशन फ़ीस होती है, और या वो साधन है। तो ये कहना कि मैंने चैम्बर में कोई इस तरह से कोई बैलेंस छोड़ा है, ये पहले बात बनती नहीं है। लेकिन खैर, उन्होंने इस बात को पेश किया पब्लिक के सामने या मेंबर्स के सामने, और पूरे जम्मू को इस बात में इन्वॉल्व कर लिया अपनी बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जबकि ये हमारे चैम्बर मेंबर्स की इंटरनल बात है। जब हमारी इलेक्शन होती है उसके पहले जनरल हाउस की मीटिंग होती है, उसमें पूरे अकाउंट्स दिए जाते हैं, और अदरवाइज़ भी हमारे चैम्बर का खर्चा होता है उसकी इलेक्शन होने से पहले जो जनरल मीटिंग होनी है उससे अकाउंट्स जो है पास किए जाते हैं वर्किंग कमेटी से, और वो जो अकाउंट्स हैं वो सब लोगों में जाते हैं ताकि लोग देखें। तो अश्विनी जी, इस बात को कहना भी ठीक होगा कि पहले कभी इस कदर इस तरह से पब्लिक डोमेन में बैलेंस शीट को डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन हमारे जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने पब्लिक डोमेन में इस बात को डिस्कस किया, और इस तरह से पेश किया जैसे उन्होंने चैम्बर में बैठ के बड़ी ज़बरदस्त कोई ऐसी कोई चैम्बर की इनकम बनाई है कि वहाँ बहुत बड़ा पैसा है। तो मैं मेंबरान से और जम्मू वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें जो चैम्बर की अकाउंट्स की बातें थी, वो तभी कही जा सकती थी जब उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको देखे। और आज की डेट में मेरे पास वो है, उसकी बैलेंस शीट भी है। और बैलेंस शीट अगर आप मेरे को दें तो मैं आपके सामने फिगर्स बोलना चाहूँगा जिसके मुताबिक ऐसा है कि इसमें देखिए, ऐसे एक खर्चे में इन्होंने ये दिया है एक्सपेंडिचर्स में कि अराउंड 50 लाख रुपीज़, 49,43,199 रुपये इन्होंने डाले हुए हैं कि क्लब प्रमोशन एक्सपेंसेस। 50 लाख के करीब सिर्फ
जो इन्होंने क्लब बनाने का प्रपोजल दिया है, लिखा हुआ है कि उसको प्रमोट, उस आइडिया को प्रमोट करने के लिए 50 लाख की पार्टी कर दी। और इसके साथ साथ और भी कई इस तरह के खर्चे हैं जिनको हम ये कहेंगे भाई, एक चैम्बर जैसी संस्था जहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन, जो लोगों की फ़ीस साल की जो 2500 रुपये वो देते हैं, प्लस GST कुछ देते हैं, जो कि मेरे ज़माने में 1000 रुपया साल की थी और इस वक्त वो 2500 रुपये और प्लस GST चल रहा है। और ये इतने लोग जो इस वक्त 2200 मेंबर हैं और 2014 में शायद 1700 या 1600 मेंबर होंगे, और इस वक्त उन लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है 2500, उसमें से 50 लाख रुपए जो हैं वो पार्टियों पे खर्चे गए। और उसके साथ साथ ही इनकी जो बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट कहती है कि इनके पास इस वक्त बैंकों में 5 करोड़ रुपए वो इसमें 5 करोड़ 68 लाख रुपए पड़े हुए हैं। और अगर हम जो जिनके पैसे वापस करने हैं, अगर वो पैसे वापस करने हों तो 4 करोड़ 41 लाख इसमें मतलब इस वक्त 67 लाख रुपए का घाटा है हमारी 2020 की जो 31/3/2020 की जो ये बैलेंस शीट है, इसमें जो घाटा है वो है 67 लाख रुपए का। एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये 67,74,894 बाई एक्सेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब वो इनकम जो है वो ये 67 लाख रुपया घाटा बनता है। ये जो है, ये अगर आप इसको देखें, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड 1/4/2019 टू 31/3/2020। एक चीज़ मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे, जैसे कि चैम्बर बड़ा पुरानी संस्था है, व्यापारियों की एक मुख्य संस्था है जो सरकार के साथ बातचीत में हमेशा आगे रही है। 2014 के बाद हमने कई बार चैम्बर को बैकफुट पे देखा है। कई बार चैम्बर द्वारा कॉल की गई, बंद की, कई बार ऐसी कुछ कॉल की गई लेकिन उसके बाद उसे विड्रॉ किया गया। जिस मुद्दे के लिए की गई वो मुद्दा भी हल नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया, चैम्बर पीछे हट गया, व्यापारियों की बात वहीं रह गई। लेकिन इससे पहले तक जब हम बात करें, जब आपका पिछड़ा टर्नओवर था तब भी मैं पत्रकारी था, तब भी मैंने कवर किया है कि तब चैम्बर की कॉल, जब चैम्बर ने कॉल की, वो कॉल वापस तब गई जब वो मुद्दा हल हुआ, अदरवाइज चैम्बर सड़क पे उतरा। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि जो कोई भी संस्था के हेड होते हैं या कोई हेड जो होता है वो ऐसा अगर एग्जांपल दी जाए कि वो गाड़ी का ड्राइवर होता है, गाड़ी चलाने वाला। जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइविंग सीट पे है, वो गाड़ी कैसे चलाता है वो ड्राइवर पे मुनस्सर है। अगर वो उबड़ खाबड़ रास्ते पे भी गाड़ी को ले जाए तो सवारियों को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर तो वही है। हाँ, जब डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे तो नीचे सवारियाँ उतर के कहेंगे यार इस ड्राइवर ने बड़ा तंग किया है। तो ये तो किसी की अपनी नीयत, अपनी सोच और अपने तरीकाकार से संबंधित है। अगर आपका ये कहना है कि आपने कई दफ़े बैकफुट पे देखा, तो खैर आपने क्या देखा, पूरे शहर ने देखा। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई सोच में, प्लानिंग में या ऐसी बात में कोई कमी पेशी होगी, और इस बात का सही आकलन करना तो डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन नेट रिज़ल्ट सामने होता है कि नेट रिज़ल्ट में गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ के पीछे झांकने के लिए मेरे पास तो कोई माइक्रोस्कोप है नहीं, वो माइक्रोस्कोप जर्नलिस्ट के पास ही होती है। तो आपका ये कहना कि बैकफुट पे देखा और जब कभी चैम्बर ने पहले कभी कोई इशू उठाया तो उसको जब तक वो रिज़ॉल्व नहीं हुआ तब तक चैम्बर अटल रही, जहाँ उस पर अडिग रही। तो अगर आपने देखा है तो इसके मुतल्लिक आपको फाइंड आउट करना होगा
कि जो अडिग नहीं रहा उसमें क्या कमी थी और जो अडिग रहा है उसमें क्या खूबी थी, ये बात तो है। और आम जो हमारे मेंबर्स हैं और जम्मू वासी हैं वो इस बात को अच्छी भली भांति समझते हैं, जानते हैं। और कई लोगों का एक ये शोभा होता है कि वो एक मनगढ़ंत किसी पे आरोप लगाना, और जब आरोप लगाने वाला उस वक्त अकेला बैठा हुआ है, सुनने वाला कहता हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, जिसके प्रति लगाया जाता है वो कहीं अपने घर बैठा हुआ है। अब आरोप लगाना तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आरोप लगाने से पहले उसको मन में सोचना चाहिए कि मैंने ये आरोप लगाया है, जिसके प्रति लगाया है, जब प्रेस वाले उसके पास जाएंगे तो वो जो मेरे आरोप को खंडित कर देगा। लेकिन समाज है, समाज में कई दफ़े जिस पे आरोप लगाया जाता है उसके पास चैनल वाले पहुंचते ही नहीं है, तो वो जो जिसने लगाया है वो अपने को समय मैं जीत गया, क्योंकि मेरी बात तो लोगों ने सुन ली, जिस पे लगाया गया उसकी सुनी नहीं, तो वो ऐसे। तो ये समाज की कुछ बातें हैं जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। बट ऐसा है कि अगर सुनने वाले या चैनल वाले या खबर देने वाले अगर एक पक्ष का भी सुनते हैं तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि उस पक्ष को तो सुना, लेकिन दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। लास्ट सवाल आपसे कि YB शर्मा अगर जीतते हैं तो व्यापारियों को इसका सबसे बड़ा और सीधा फ़ायदा क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि सीधा फ़ायदा और ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। कोई हमारी चैम्बर जो है कोई लेजिस्लेटिव बॉडी तो है नहीं। चैम्बर एक अदारा है यहाँ पे जो एक ब्रिज का काम करती है इन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड इंडस्ट्रियल कम्युनिटी। और हम चाहते हैं कि हमारी ये सोच है कि इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ द कंट्री और ऑफ ए रीजन इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एंड दे आर द वेल्थ क्रिएटर फॉर द नेशन। और जो लोग वेल्थ क्रिएटर हों, जिनकी वजह से सारा सिलसिले चलते हों, उसके प्रति गवर्नमेंट को बड़ी हमदर्दी से, बड़ी ट्रेडर्स फ्रेंडली, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली उनकी स्कीमें होनी चाहिए, क्योंकि दीज सेक्टर्स आर द एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और अगर जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है वही लोग अगर परेशान हों, परेशान इसलिए नहीं कि उनको अपना कामकाज करना पड़ता है, गवर्नमेंट की जो कानून है उसके प्रति उनकी चिंता बनी रहे, जी मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, गवर्नमेंट ने ये कह दिया भाई अपनी रिटर्न जो है महीने के महीने भरो, अपना हिसाब दो। मैं कई व्यापारियों से जो मेल जोल हुआ वो कहते हैं शर्मा साहब ज़्यादा हमारा टाइम तो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ को संभालने में लग जाता है, हमने अपनी कमाई कब करनी है, हमने अपनी रोटी कब कमानी है। तो अश्विनी जी ऐसा है कि जो हमारे व्यापारी भाइयों को, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को जो भी उनके जहन में परेशानियाँ हैं गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में, गवर्नमेंट के कानूनों के कंटेक्स्ट में, गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रीज़ को कई तरह के इंसेंटिव्स मिलते हैं उनकी डिलीवरी सिस्टम में, गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रेडिंग कम्युनिटी को जो मदद मिलनी चाहिए थी, कोरोना टाइम के वक्त नहीं मिली, और कई व्यापारी हमारे इस वक्त परेशान हैं, कई सेक्टर तो आज तक परेशान हैं। जैसे आप अगर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर लो, टूरिज़्म सेक्टर लो, वो लोग तो अभी रेल पे आए ही नहीं हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे होटल हैं जो पिछले 10-10 महीने से जिन्होंने कस्टमर ही नहीं देखा। और आप एक इमेजिन करो कि इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उनको कायम रखने के लिए उनके महीने के लाखों रुपए के हिसाब से जो अपने अपने होटल के मुताबिक या अपनी जो भी उन्होंने एक टूरिस्ट वो अपने गेस्ट हाउसेस हैं या कुछ है उनको मेंटेन करने के लिए यू सी दे हैव टू स्पेंड लॉट। और उनको गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिली भी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि उनकी पूरी इमदाद हो गई है तो ऐसा नहीं है। इस वक्त ऐसा दौर चल रहा है जिसकी वजह से कोरोना की वजह से, दूसरी तरफ हमारी जो आर्थिक स्थिति वो उसमें मंदी रही है, और इस तरह के कई कुल मिला के फैक्टर जो हमारा वेल्थ क्रिएटर सेक्टर है, जो हमारे व्यापारी हैं, वो कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और उन परेशानियों को गवर्नमेंट को बड़ी नज़दीकी से गवर्नमेंट समझ भी रही है, लेकिन कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके प्रति गवर्नमेंट अभी उनको जागरूक होना है
और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट और व्यापारियों का आपस में एक जो रिलेशनशिप है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ये है कि हम अपना रेवेन्यू कमाकर देश को चलाते हैं, सर्विस सेक्टर को चलाते हैं। जहाँ भी गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा खर्च होता है वो रेवेन्यू देने वाली उसमें एक बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास तो है, उनका योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तमाम सेक्टर्स जो हैं वो पैसा कमाते हैं, गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट चलती है। लेकिन इसकी जो बीच की बात पहचानने वाली ये है कि दिस सोसाइटी, द इंटायर सोसाइटी इज अ साइकिल कि एक सेक्टर पैसे कमा रहे हैं, उनको दे रहे हैं, गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स बनाए हुए हैं ताकि एक इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, कानून होते हैं, बेज़ाब्तियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात में अगर कोई सेंट्रल फिगर है तो वो है जो कमाई करता है। लेकिन कमाई करने वाले जो सेक्टर को कई दफ़े इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि कमाई करने वाला सेक्टर आप अपने मन में शर्मिंदगी महसूस करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस सेक्टर के विश्वास को और उस सेक्टर के आत्मसम्मान को गवर्नमेंट को बढ़ाना है, ऑफिसर्स को उनके साथ अच्छे ढंग से बातचीत करके उनके स्वाभिमान को कायम रखना है। अगर किसी ऑफिस में हमारा व्यापारी जाता है उसको बाइज़्ज़त रिसेप्शन होनी चाहिए, उसको बाइज़्ज़त उससे बातचीत होनी चाहिए। कई दफ़े ऐसा देखा गया कि अफसर जी कोई व्यापारी जाता है, जी अफसर आज नहीं आए जी, आप कल आओ जी, आप कल, और वो जो आदमी वहाँ पहुँचता है वो 10 किलोमीटर चल के आया होता है। वो कहता है महाराज अगर मैंने अपनी कानूनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की तो कल पता नहीं मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन हो जाएगा। अब वहाँ पे पहुँचे अफसर नहीं है तो उसको कल दोबारा आना पड़ेगा। तो अश्विनी जी आप खुद ही सोचिए कि जिस शख्स को अपनी कानूनी फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए कुछ किलोमीटर चल के आना पड़े और वो डरता है मन में कि अगर मैंने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की तो मेरे पे कोई आफत आ जाएगी। आप उसका स्टेट ऑफ माइंड इमेजिन करिए कि वो आता है लेकिन उसको दफ्तर में कोई मिलता नहीं है। तो ये बात और इसके अलावा और कई बातें हैं जिसमें व्यापारी जो है, जो एक जिसको हम वेल्थ क्रिएटर है और देश की आर्थिक स्थिति का, आर्थिक व्यवस्था का बैकबोन है, उसको जब कैजुअली ट्रीट किया जाता है या उसका अनादर किया जाता है तो जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका सख्त प्रोटेस्ट है कि ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये थे YB शर्मा जी जिन्होंने पूरे चुनाव को, अभी जो चुनाव होना है आगे क्या तैयारियां हैं उसके लेकर भी बात की और पीछे के हालातों पर भी उन्होंने पूरे विस्तार से चर्चा की कि आज ये चुनाव इस समय करवाने की नौबत क्यों आई। हम भी अपनी टीम की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन राकेश कोहली के साथ JK अपडेट से। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.